हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कई मायने में, क्योंकि इससे कई सारे सवाल आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। खासकर यदि आप स्कूलिंग कर रहे हो, 10th या 12th के विद्यार्थी हों और कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो ये टॉपिक को ज़्यादा लोग कवर करते हैं। वो टॉपिक बहुत ही जाना पहचाना है जिसका नाम है नारेशन। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है कि हमने कभी आपको बताया होगा फॉर्मेशन ऑफ नाउन के तहत कि किसी भी वर्ड के अंत में ION लगा रहे तो यह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है? नाउन। तो जो नारेशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ये टर्म हमें समझना है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि नारेशन हम लोगों के पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़े। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो नारेशन है वो नारेट वर्ब से बना है। कौन सा वर्ब से बना है? नारेट। और नारेट का मतलब हम लोग क्या करते हैं? चलो नारेट करो अपने कोई स्टोरी को। नहीं, तो नारेट वर्ब का मतलब होता है सिंपली टू स्टेट या टू स्पीक भी हम कह सकते हैं। नरेट योर स्टोरी या टेल हम जिसको कह सकते हैं, टू टेल। नरेट वर्ब का मतलब टू टेल, कहना। ठीक है, तो जो हम कहते हैं दैट इज नरेट, और जिस चीज को हम कह देते हैं वही बनता है हमारा नारेशन। मीन्स व्हाट एवर that is delivered, that is spoken, that is expressed by a speaker or an orator is called narration. The statement that is delivered by a speaker, that is narration. स्पीकर के द्वारा या कोई भी स्टेटमेंट को हम यदि डिलीवर करते हैं तो अपने आप में वह क्या बनता है? नारेशन है। एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट इज डिलीवर्ड बाय द ऑरेटर। चूंकि आई एम स्पीकिंग, दैट्स व्हाई आई एम द फर्स्ट पर्सन। ओके, सो दैट बिकम्स नारेशन। ये जो हमारा नारेशन नारेट वर्ब से बना जिसका मतलब टू स्टेट है, तो मैंने बताया कि जब नारेट वर्ब में स्टेट है तो इसका क्या बन जाएगा? हमारा सिनोनिमस वर्ड स्टेटमेंट। हमने ये भी बताया कि नारेट वर्ब का मतलब टू स्पीक भी कह सकते हैं। तो बताइए कि स्पीक जो वर्ब है, हम लोग वर्ब का सिनोनिमस वर्ड वर्ब देते हैं, तो इस स्पीक का सिनोनिमस वर्ड क्या होगा? स्पीच। फ्रेंड्स, क्या होगा? स्पीच। अर्थात हम अब तक ये बातें सीख चुके हैं कि हम नारेशन को स्टेटमेंट भी कहते हैं और हम नारेशन को स्पीच भी कहते हैं। यानी नारेशन को 3 नाम से हम जानते हैं। हम स्टेटमेंट सिंपली कह सकते हैं या स्पीच कह सकते हैं। तो मैंने बताया कि नारेशन कोई भी स्टेटमेंट होता है जो स्पीकर के द्वारा, ऑरेटर के द्वारा डिलीवर किया जाता है। तो कोई भी फैक्ट हो, कोई भी बात हो, हमें एक्सप्लेन करने का बेसिकली 2 तरीके हैं दोस्तों। हम या तो बातों को डायरेक्टली कह देते हैं या तो हम इनडायरेक्टली कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया, मुझे उससे कहना था कि चलो, मैं बहुत हरिडली, काफी जल्दीबाजी में था, आई मीन हरी। मुझे कहना था चलो क्रिकेट खेलने, चलो आज गेम खेलते हैं, उसमें पार्टिकुलरली क्रिकेट। लेकिन जब ही मैं उसके घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि उसके फादर उसको क्लास ले रहे हैं, बैठा कर को पढ़ा रहे हैं। मैं अचानक उसके घर पहुंचा तो नजर पड़ गई उनकी फादर की। मैंने सोचा कि मैं ये कहूंगा कि चलो अब हम लोग क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो डेफिनेटली उसका तो क्लास लग ही रहा था, साथ ही साथ मेरा भी लग जाता। हमने इशारे में गया और इधर से ऐसे इशारा कर दिया कुछ स्टाइल में। उसके फादर ने पूछा, बेटा हाथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इंजन? नहीं अंकल जी, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कहना था फ्रेंड्स, मैं इशारे में कह दिया। हमें कहना था क्या तुम क्रिकेट खेलने चलोगे, यही इंफॉर्मेशन मैंने देने गया था। तो क्या हम बात को डायरेक्ट कहे? नहीं, हमने कहा इनडायरेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स,
किसी भी फैक्ट को हम दो तरीका से कहते हैं। जब हम बात को डायरेक्ट कहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट वे या डायरेक्ट फॉर्म, अर्थात इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। हम डायरेक्ट नारेशन नहीं कहते हैं, हम डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नारेशन का ही एक नया टर्म क्या मिलता है, स्पीच। यदि नारेशन इक्विवेलेंट स्पीच नहीं होता तो फिर हमें लिखना पड़ता डायरेक्ट नारेशन। दोस्तों गौर से आप देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट चल रही है, ठीक है। अब हमने आपको एक कहानी छोटी सी बताया था, एक अपने फ्रेंड्स का एग्जांपल लेकर के। वो हमने क्या किया था, हमने कुछ इशारों की बात मैंने कहा, तो ये दोस्तों बनता है हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म। और हम यदि चूंकि टॉपिक्स की बात करेंगे तो इसको मेंशन करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स आपने समझा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। एक सवाल और रह जाता है कि सर आपने अंडरस्टैंडिंग में समझा दिया, हम लोगों को बाय चांस सवाल पूछता है व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, तो सर आप, मैं भी यही एग्जाम में लिखूंगा, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, मैंने ऐसे हाथ घुमाया, कभी पैर चलाया तो फुटबॉल समझ लिए, ऐसे सब डिफिनेशन करेंगे। नो डियर्स, डोंट वरी, सेशन को अंत तक देखें, मैं हर एक बातें, हर एक डिफिनेशंस को मैं डिस्कस करूंगा, किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम आपको सटीक शब्दों की माला बनाते हैं जहां पर हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच इज दैट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच उस स्पीच को कहते हैं दैट इज एक्सप्रेस्ड, दैट इज डिलीवर्ड इन द रियल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। क्या मैंने बोला, direct speech is that speech means the speech that is delivered in the real words of orator or a speaker, that is called direct speech। जब वक्ता के कथन को, स्पीकर के स्टेटमेंट को उसी की शब्दों में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम कहते क्या हैं, डायरेक्ट स्पीच। मीन्स क्या, दो पॉइंट हम लोग यहां से नोट करेंगे दोस्तों। एक वर्ड करेंगे रियल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, यानी जिसने स्पीकर ने जो कहा उसी को, और इसी को पॉइंट करेंगे तो इसमें हम कहेंगे कि नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पॉइंट मैं नीचे आपको बता देता हूं। इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ओके, इनडायरेक्ट स्पीच फ्रेंड्स क्या होता है कि हम उसी स्टेटमेंट को, किसके स्टेटमेंट को, स्पीकर के स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में न प्रेजेंट करके खुद के शब्दों में कोई चेंजिंग लाते हैं, उसमें कोई हम चेंजिंग करते हैं, तब हम उस बात को ऑडियंस के सामने एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट फॉर्म ऑफ अ स्पीच इज कंसीडर्ड इनडायरेक्ट स्पीच। माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन द डेफिनेशन। द स्पीच दैट इज ऑरेटेड, दैट इज एक्सप्रेस्ड मेकिंग सम चेंज in the real words of a speaker is called indirect speech, or when the speech is delivered in the real words of a speaker without making any change is considered direct speech. When we bring lots of change then express, that is indirect speech. दो बात यहां पर, एक बात मैंने अभी छिपा रखा है, ये बात यहां पर सीखेंगे। तो हमने क्या किया इनडायरेक्ट स्पीच में, इसमें पहला पॉइंट बनेगा क्या, नॉट expressed not in the real words, not in the real words of a speaker। अब इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूं कि दो पॉइंट है, और क्या है, तो दोस्तों दो पॉइंट में क्या बताने वाला था ये आप देखिएगा। दो पॉइंट क्या मैं बोलने वाला हूं कि डायरेक्ट स्पीच में हमने सीखा कि रियल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर होता है, और इसमें यूज हम लोग पढ़ेंगे, नॉट यूज, यूज ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज, ठीक है। इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग होगा, वह कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये पॉइंट में नो यूज ऑफ कॉमा, चलिए मैं अब इस बार लैंग्वेज में लिख देता हूं, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज।
इन्वर्टेड कॉमास, मैंने लैंग्वेज मेंशन कर दिया है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं होता है, डायरेक्ट स्पीच में हम लोग करते हैं। अब हम जो बातें हमने सीखा, नारेशन क्या होता है, नारेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कितने तरीके हैं, इसके बाद हम लोग अब कुछ टर्म सीखना है। हमारा पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो है डायरेक्ट स्पीच। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लेना चाहूँगा, ठीक है। जब हम डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन सी बात को जानना जरूरी होता है, अर्थात डायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए हमें कौन कौन से टर्म, तो बिफोर लेट्स बिगिन, ठीक है। इसका वर्ड बता दूं, नारेटिव से रिलेटेड एक और वर्ड आपको जान लीजिए, नारेटिव होता है एडजेक्टिव। इसका एक और हमारा रूट वर्ड बनेगा नारेटिवली, जबकि एडवर्ब बनेगा इन द मैनर ऑफ व्हाट रिलेटेड टू नारेटिव, राइट। नारेटिव नाउन एज वेल एज एडजेक्टिव दोनों होता है। तो खैर आइए एक एग्जाम्पल पर मैं बात कर रहा था, मेरी नज़र पड़ गई इसलिए मैंने इसको बता दिया। चलिए ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, सी सेज टू हर फ्रेंड्स, वह अपनी सखियां से कहती है, अर्थात अपने मित्र से, ठीक है, सखियों से। बट ये प्रॉब्लम, चलिए सी सेज टू हर फ्रेंड्स, क्या कहती है अपनी फ्रेंड से, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। हो सकता है व्हेन यू नीड, आगे भी हो सकता था, बट मैं इतना ही एग्जाम्पल लेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आई विल हेल्प यू, मैं इधर ही लिख देता हूं, आई विल हेल्प यू, ठीक है। कुछ रीजन था इसलिए मैंने एक ही साइड में लिखा। अब हमें इसमें आप देखो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया गया है, रियल वर्ड्स है, डेफिनेटली कौन सा स्पीच होगा, डायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट द पार्ट दैट रिमेन्स आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास एंड द पार्ट दैट रिमेन्स इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। Outside, inside, there are two parts of direct speech. So the part that remains, that is outside the inverted commas, is considered, tell me, reporting clause. इसको हम क्या समझते हैं, यह है हमारा reporting clause। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज। अब बात आ गई कि सर स्पीच में क्लॉज कहां से आ गया, ये हम लोगों को थोड़ा सा डाउट वाली चीजें हैं, ओके। तो अब देखो, इस क्लॉज को हम लोग स्पीच नहीं कहेंगे दोस्त, लेकिन हम यहां पर स्पीच इस्तेमाल करेंगे। यहां पर दोनों सही, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लॉज होगा, स्पीच नहीं। क्यों, अब इसके डिफरेंस को मैं समझाता हूं दोस्तों। अभी अभी हमने बताया कि स्पीच किसको कहते हैं, जब उसको कोई चीज को हम डिलीवर कर देते हैं। तो सी सेज टू हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से कहती है, क्या कहते, तो अभी कहीं कहां है, स्पीच तो हम तब कहते हैं जब किसी चीज को डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे मैं अभी जा रहा हूं तो गोन कैसे होगा, गोइंग मीन्स जा रहा हूं, गोन मीन्स चला गया, तो ये अभी रिपोर्ट कर ही रहा है। यही रीजन से इसका नाम पड़ा रिपोर्टिंग। और जिस चीज को रिपोर्ट की तो नाम पड़ गया रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग कर रहा है, रिपोर्टेड कर दिया। ईटिंग खा रहा है, ईटन खा लिया। गोइंग जा रहा है, गोन चला गया। समझ में आ रही बात है। वॉकिंग टहल रहा है, वॉक टहल लिया। तो ये अब ही रिपोर्ट कर ही रही है, तो इसका नाम पड़ा रिपोर्टिंग। अर्थात V4 और V3 का कॉन्सेप्ट है। V3 पास्ट पार्टिसिपल,
V फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने वर्ब वाले वीडियो में मैंने बताया है दोस्तों, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब हमें समझना क्या है कि इसके रिपोर्टिंग क्लॉज का ये हमारा ऑब्जेक्ट है टू हर फ्रेंड्स, और वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग जो क्लॉज होता है हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। आप वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज ही कह सकते हैं, और रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड क्लॉज या स्पीच के वर्ब को हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहते, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच या क्लॉज के वर्ब को हम लोग सिंपली कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम लोगों को जरूरत है चौकलाओ, अब हम लोगों को देखना है कि आखिर ये डायरेक्ट स्पीच है, तो हमें क्या सीखना है फ्रेंड्स? यहाँ से जो हमें जिस बात की दरकार है वो यही सीखना है कि कोई भी एक सेंटेंस है जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन किया गया है, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे मेंशन करें, अर्थात उस सेंटेंस से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे हटाते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स सीखने होते हैं। स्टेप्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स, क्या क्या स्टेप्स हमें जरूरत है जो हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करने में मदद मिलती है? तो जो पहला स्टेप है फ्रेंड्स मेरा, वो होता है हमारा चेंज ऑफ पर्सन। क्या होता है पहला हमारा? चेंज ऑफ पर्सन। और चेंज ऑफ पर्सन को आपने समझा, अर्थात आपने 70% नारेशन समझ लिया। जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। जो सेकेंड स्टेप होता है हमारा, वो होता है चेंज ऑफ टेंस। क्या होता है? चेंज ऑफ टेंस। ज़्यादा नहीं, 15% इसका रोल है फ्रेंड, इससे ज़्यादा ये मेजर रोल इसका नहीं है। टेंस से हम पढ़कर आए हैं, इसलिए इसमें हमें दिक्कत नहीं होगी। थर्ड है हमारा चेंज ऑफ सेंटेंस। चेंज ऑफ सेंटेंस। अब इस चीज में हमको समझना है कि चेंज ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चेंज ऑफ सेंटेंस में हमारे पास सेंटेंस जनरली 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं? 4 होते हैं। पता है? यस सर। अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड एक्सक्लेमेशन। यही सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं मैंने कई बार आपको पढ़ाया है और आपको याद भी होगा। ठीक है, आपको याद होगा ये कॉन्सेप्ट को। तो जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो यदि हमारा स्टेटमेंट होगा तो वो स्टेटमेंट में ही चेंज हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी रिवर है, और हम इंडिया की बात करें और गंगा का नाम नहीं हो तो आई थिंक भारत की बाकी नदियां बेकार कही जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक पवित्र नदी है। कई सारे इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ी गंगा है, गंगा है सिंपली ऑलरेडी। जो स्टेटमेंट भी होगा वो स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट होगा। यदि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में
कन्वर्ट कर रहे हैं। और रिपोर्टेड क्लॉज हमारा क्वेश्चन का है तो वो भी आकर कहां मर्ज कर जाएगा, बड़ी गंगा में। अर्थात छत का पानी, खेत खलिहान, नदी, छोटे छोटे नहरों का पानी, वो सब बहते हुए कहां पर अंत में मिलेगी, गंगा में। हमारे घर के, आपके घर के नदी नाला जितने भी छोटे छोटे हैं वो सब जाकर गंगा में मिलेगी। कमांड यदि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कमांड रिपोर्टेड क्लॉज में है, ये भी आकर बेचारी गंगा में ही मिलेगी, अर्थात स्टेटमेंट में। यदि एक्सक्लेमेशन रिपोर्टेड क्लॉज में है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कर रहे हैं, ये भी आकर कहां पर मर्ज करेंगे, स्टेटमेंट। यही रीजन है कि मैंने स्टेटमेंट को गंगा कहा, क्योंकि जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं वो सबका अंत कहां पर हो रहा है, स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट अपने आप में गंगा है फ्रेंड्स, इसको पढ़ना काफी जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और चौथा हमारा स्टेप है फ्रेंड्स, वो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि आपने कभी पढ़ा होगा तो हम लोग जब नारेशन में क्या करते हैं, जब चेंज कर रहे होते हैं और रिपोर्टेड क्लॉज में कोई नियरनेस को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होता है तो हम लोग द वर्ड शोइंग डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हेंस का देंस कन्वर्ट कर देते थे, हियर का देयर कन्वर्ट कर देते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही 4 स्टेप हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हम लोग अगले सेशन में जानेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन्स क्या होता है, कैसे इसका हम लोग सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए सेशन में, नए अंदाज में। तो हम उम्मीद करते होंगे नारेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपने बेहतर तरीका से समझा होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।